हेलो फ्रेंड्स, आई एम सेवर्ट मांडा फ्रॉम अनम इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में जितने भी सीए इंटर वाले स्टूडेंट हैं जिनकी मे की एमटीपी 1 आ चुकी थी सर, इससे पहले मैंने इनकम टैक्स का सॉल्व करा दिया। इनकम टैक्स के रिवीजन हो गए, आरटीपी हो गई, इनकम टैक्स से रिलेटेड सब चीजें कंप्लीट हो गई। जीएसटी की सर एमटीपी सॉल्व करना बचा था, आज जीएसटी का कंप्लीट कर लेंगे। सर जीएसटी के रिविजन लेक्चर्स अभी चल रहे हैं, ठीक है। मैराथन आना बचा है। आप सर टेलीग्राम ग्रुप से कनेक्टेड रहना, वहां पर रोज मैं रात को 9 से 10 आपके डाउट्स क्लियर करता हूं, चाहे आप मेरे स्टूडेंट हो ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ग्रुप में ज्वाइन रहना, तो आपके बहुत अच्छे से डाउट्स क्लियर होंगे, वहां पर मैं आपकी हेल्प भी कर दूंगा। तो चलो लेट स्टार्ट, टाइम वेस्ट नहीं करते सर। वीडियो को लाइक जरूर करना सर, ठीक है, और फ्रेंड्स को शेयर करना, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिसके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे सर, ठीक है। और जीएसटी में सर पेपर पैटर्न बदला है, तो केस सिनेरियो का तरीका भी बदला है। लेट्स अंडरस्टैंड दैट थिंग और समझते हैं कि हमें एग्जाम में कैसे चलना है, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करते, चलो। तो जीएसटी अब आपका हुआ कितने मार्क्स का, पहले तो ये समझो भाई, 50 मार्क्स। तो लेट स्टार्ट। 50 मार्क्स में मतलब पहले 12 मार्क्स की केस स्टडीज के बेस पे क्वेश्चन रहेंगे और बाकी 3 मार्क्स का एमसीक्यू रहेगा, ठीक। मैं कोई भी स्टूडेंट को हमेशा एक चीज सिखाता हूँ सर, पहले केस सिनेरियो नहीं पढ़ना, पहले आओ नीचे क्वेश्चन देखो वो क्या जानना चाहता है आपसे, जिससे आपके दिमाग को एक प्रॉपर फ्रेमवर्क मिलता है कि भाई क्वेश्चन में क्या सोचना है, केस स्टडी में क्या सोचना है, किस चीज से रिलेटेड नीचे बातें, मेरे लिए वो कहाँ केस सिनेरियो में काम का है। बिलीव मी, ये आदत डाल लो, केस स्टडी बहुत अच्छे से बनेगी, एग्जाम में गलतियां नहीं होगी सर। देखो भैया, टाइम लिमिट टू इशू इनवॉइस पूछा है हमसे पहले, ठीक है भाई। प्लांट एंड मशीन परचेज किया है, उससे रिलेटेड आईटीसी जानना चाहता है सर ये, ठीक है। चलो वो भी देख लेंगे सर। उसके बाद आपसे पूछ रहा है सर डीमर्ज एंटिटी से रिलेटेड ट्रीटमेंट बताओ, ठीक है वो तो देखते हैं। सर रिटेंशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये तो हम पढ़ के आए हैं सर, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स नया चैप्टर है, उसी का क्वेश्चन आ गया सर, ठीक है, बढ़िया, वेरी नाइस। वैलिडिटी ऑफ अ रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन इन केस ऑफ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन देख लेंगे सर। और उसके बाद सर ये कुछ सर यहाँ पर बोल रहे हैं सर, आपसे पूछ रहे हैं कि नॉन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन बाय गुजरात गो डाउन टू दिल्ली गो डाउन, वो अपन को देखना पड़ेगा सर कि किस चीज से रिलेटेड है, बट ये भी बेसिकली आईटीसी से रिलेटेड ही कुछ लग रहा है, ठीक है। चलो आओ केस सिनेरियो पढ़ते हैं, एक एक आराम से आंसर ढूंढते सर, ठीक है। चलो ध्यान देना सर। सबसे पहला देखो क्या दिया हुआ है। XYZ Electronic Private Limited is a leading electronic goods manufacturer company in Delhi. The company produces a wide range of products, including smartphone, laptops, home appliances. The sales by the company are mainly through its distributors on the following credit terms. ठीक है भाई। For laptop up to 15 days, for smartphone up to 90 days, for other home appliances up to 45 days. सर पहला क्वेश्चन तो यही था सर, आपसे यही तो पूछा था सर, टाइम लिमिट टू इशू इनवॉइस फॉर द सप्लाई ऑफ स्मार्टफोन। तो हमें टाइम लिमिट बताना है, सिंपल सी बात है सर। कोई आदमी अगर किसी को गुड्स क्रेडिट में देता है तो हमें टाइम लिमिट बताना है, इशू ऑफ इनवॉइस। याद है सर सेक्शन 31 पिक्चर में आता है, और 31 बोलता है सर कि क्या गुड्स मूवेबल है। मैं बोला हाँ, गुड्स रिमूव हो सकते हैं। तो उन्होंने बोला सिंपल है सर, एकदम सिंपल, ऑन और बिफोर द डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स। अगर गुड्स रिमूवेबल है, मूवेबल है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो सकते हैं, तो एकदम सिंपल है। तो सर ये जो सेकंड पॉइंट है यही तो बोल रहा है सर, इनवॉइस शैल बी इशूड ऑन और बिफोर एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ स्मार्टफोन टू डिस्ट्रीब्यूटर। गुड्स मूवेबल है तो ऑन और बिफोर द डेट ऑफ रिमूवल। समझ आया? आगे बढ़ते हैं सर। अगला पॉइंट प्लांट एंड मशीन से रिलेटेड है, हमें ध्यान देना है सर। अच्छा, मैंने स्टूडेंट को एक बात सिखाई है कि जनरली जो केस सिनेरियो में क्वेश्चंस होते हैं ना, उसका सीक्वेंस होता है केस स्टडी में। अगर ये आप समझो तो ये बहुत स्मार्टनेस है सर। पहला क्वेश्चन शुरू में मिलेगा उसका आंसर, फिर दूसरे का थोड़ा सा आगे मिलेगा, ऐसे करके ढूंढना, ये स्मार्टनेस बहुत काम आती है एग्जाम में। ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी परचेज प्लांट मशीन 1 करोड़ एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। बाप रे। द जीएसटी रेट फॉर सच प्लांट एंड मशीन इज 18%। द इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन सच प्लांट मशीन इज नॉट ब्लॉक्ड, मतलब सेक्शन 17(5) पे एप्लीकेबल नहीं है अंडर एनी प्रोविजन ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। ओके सर। इसके बाद आगे देख लेते हैं कि और कुछ कंप्यूटर के बारे में दिया हुआ है क्या। द कंपनी इज प्लानिंग टू डीमर्ज इट्स ऑपरेशन। सर डीमर्ज वाला तो अगला क्वेश्चन था, तो आओ कंप्यूटर से रिलेटेड क्या बोलते हैं देखो। सॉरी, प्लांट एंड मशीन से रिलेटेड। इन रिलेशन टू प्लांट एंड मशीन परचेज बाय द कंपनी, सिलेक्ट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। आपसे बोल रहा है सर सिलेक्ट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग। तो क्या ऑल्टरनेटिव है हमारे पास, देखते हैं सर। आईटीसी ऑफ 18 lakh can be availed and the value of asset on which depreciation can be claimed shall be 1.18 करोड़। नहीं सर, हम सीख के आए हैं, हम सीख के आए हैं सर, अगर आप आईटीसी की वैल्यू को इंक्लूड करके डेप्रिसिएशन क्लेम कर लोगे तो आईटीसी मिलेगा ही नहीं सर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ITC of 18 lakh can be claimed and the value of asset on which depreciation can be claimed shall be 1 करोड़। हाँ ये बात हुई ना, आगे बढ़ लेते हैं। ITC cannot be claimed, ये तो बकवास है।
ITC ऑफ 18 लाख कैन बी क्लेम्ड, और उसके बाद ये बोल रहा है सर डेप्रिसिएशन 82 लाख में, ये भी गलत है। आया समझ? सिंपल। अगला डीमर्ज वाला क्वेश्चन था, और डीमर्ज वाला लॉ हमने देखा था सर। द कंपनी इज प्लानिंग टू डीमर्ज इट्स ऑपरेशन इन रिलेशन टू द लैपटॉप एंड अदर कंप्यूटर एसएससी फ्रॉम द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। Sorry, the demerged entity will be a separate legal entity of the company in form of a wholly owned subsidiary of the company having common board of directors. Wow, आगे देखो। The company also participated in domestic and international level trade affairs to showcase its product and sale through those events. The Electronic Association of Rajasthan is organizing a trade fair in Jaipur. The company is keen to participate in the same. ठीक? To ensure the GST compliances, the company want to obtain the GST registration as a casual taxable person in the state of Rajasthan. सर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, तो डीमर्ज से रिलेटेड हमसे क्वेश्चन था। और सर क्वेश्चन ये था, हाउ शैल द डीमर्ज एंटिटी बी ट्रीटेड एज अंडर द प्रोविजन ऑफ जीएसटी लॉ। तो डीमर्ज एंटिटी को आप क्या ट्रीट करोगे ये बताना है सर। द डीमर्ज एंटिटी शैल बी ट्रीटेड एज रिलेटेड पार्टी ऑफ द कंपनी। यस सर, पहला ही पॉइंट है सर, क्योंकि अगर आपको याद हो तो शेड्यूल 1 हम पढ़े, शेड्यूल 1 में डिस्टिंक्ट और रिलेटेड पढ़ते थे सर। ये रिलेटेड की डेफिनेशन में कवर हो जाएगी सर, रिलेटेड की डेफिनेशन में कवर हो जाएगी सर, ध्यान देना सर, क्योंकि 25% से ज्यादा होल्डिंग वोटिंग पावर है सर एक के पास दूसरे से रिलेटेड। ठीक है, द डीमर्ज एंटिटी शैल बी अ डिस्टिंक्ट एंटिटी। नहीं सर, ये तो होता ही नहीं है। डीमर्ज एंटिटी शैल बी ट्रीटेड एज एन एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। नहीं सर, एडिशनल नहीं है, वो तो दूसरा ऑपरेशन ट्रांसफर कर रहे हैं। द डीमर्ज एंटिटी शैल बी ट्रीटेड एज सोल सेलिंग एजेंट ऑफ द कंपनी। नहीं सर, वो सेल कुछ कर ही नहीं रहे सर, वो कंप्यूटर वाला काम अपना दूसरा उनको ट्रांसफर कर रहे हैं, सोल सेलिंग एजेंट तो है ही नहीं सर। तो सिंपल है सर, रिलेटेड पार्टी ऑफ द कंपनी। आया समझ? अगला था सर, द पीरियड ऑफ रिटेंशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। सर इसके लिए आपको ऊपर केस स्टडी देखने की जरूरत नहीं है, हम पढ़ के आए सर। सिंपल है सर, ये नया लॉ है सर, नए चैप्टर जो ऐड हुए उसी का है सर। 72 मंथ्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न फॉर द रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर, 72 मंथ्स। ठीक है, फिर देखो वैलिडिटी ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, इसका लॉ हम ऊपर पढ़ रहे थे, पढ़ते हैं सर। The company want to obtain the GST registration as a casual taxable person in the state of Rajasthan. The company obtained the GST registration as a casual taxable person in the state of Rajasthan with a validity period of 45 days. याद करो casual taxable person के केस में ये दिया हुआ है मैक्सिमम 90 डेज है। अरे भैया मैक्सिमम 90 डेज है जहां पर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन रजिस्टर हो सकता है, ये 45 डेज के लिए रजिस्टर हो रहे, कोई पाप थोड़ी की है सर। तो आपसे यही तो पूछ रहा है ना क्वेश्चन में, वैलिडिटी ऑफ द जीएसटी रजिस्ट्रेशन। अब बहुत सारे स्टूडेंट है जो इसमें 90 डेज करके आएंगे, भाई 90 मैक्सिमम है, ये तो 45 के लिए रजिस्टर है ना, गलत थोड़ी के कुछ चलेगा। आई बात समझ? अगला था सर वो गोडाउन, गुजरात गोडाउन टू दिल्ली गोडाउन वाला, चलो आओ देखते हैं सर, उसके आगे पढ़ते देखो। द कंपनी ट्रांसफर द गुड्स फ्रॉम वन ऑफ इट्स गोडाउन इन दिल्ली टू अनदर गोडाउन इन गुजरात वेयर द कंपनी हैज रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। द वैल्यू ऑफ द गुड्स ट्रांसफर इज 5 crore एंड द रेट ऑफ जीएसटी एप्लीकेबल ऑन सच ट्रांसफर इज 18%. The tax invoice was issued and the GST was deposited by the company. However, the consideration was not paid by the Gujarat office to the company to the Delhi office even after 180 days. सर ये 180 डेज का एक्सेप्शन है, जहां पर हमने ये बोला था सर शेड्यूल 1 के ट्रांजेक्शन्स में 180 डेज की कंडीशन अप्लाई होती ही नहीं है। तो आ जाओ नीचे, आपको बताना है सर, गुजरात गोडाउन शैल रिवर्स द आईटीसी, ये वाली तो कोई बात नहीं है सर। गुजरात गोडाउन शैल रिवर्स द आईटीसी, ये वाली बात ही नहीं है सर। द रेस्ट्रिक्शन ऑफ 180 डेज फॉर द पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन इज नॉट एप्लीकेबल इन द प्रेजेंट केस। ये एक्सेप्शन में फॉल करता है सर 180 डेज के। समझ आया? ये हमने केस सिनेरियो कंप्लीट किया। आओ दो एमसीक्यू और है देखो। Sanju Associates Delhi dealing in garments have ordered ladies suit from a Saiba garment in Ludhiana, Punjab, which is 350 kilometers away from warehouse. E-way bill is generated by Saiba garments and the order is coming by a normal cargo. Over dimensional cargo नहीं है, normal cargo. Normal cargo एक दिन में कितने किलोमीटर चलती है? 200 किलोमीटर। तो सर हाउ मेनी डेज? 350 डिवाइडेड बाय 200। सर ये राउंड फिगर में आ रहा है तो इसको राउंड फिगर में हम 2 डेज लेंगे सर। ठीक, वेरी सिंपल। आगे देखो, PU Limited has its registered office under the Companies Act 2013 in the state of Maharashtra, from where its ordinarily carries on the business of taxable goods. It has also a warehouse in the state of Telangana for storing said goods. What is the place of business? Sir,
प्लेस ऑफ बिजनेस की डेफिनेशन में हमने पढ़ा है सर, जहां से वो बंदा बिजनेस कर रहा है वहां से प्लस गोडाउन, वेयर हाउस, जहां पर वो गुड स्टोर करता है, वो सब भी प्लेस ऑफ डेफिनेशन में इंक्लूड होंगे। तो ये बंदा जो जिसकी रजिस्टर्ड ऑफिस महाराष्ट्र है वो भी कवर होगा प्लेस ऑफ बिजनेस में, और सर ये वेयर हाउस जो है वेयर हाउस भी प्लेस ऑफ बिजनेस में कवर होगा, तो सी पॉइंट हो जाएगा। समझ आया? बेटा दिमाग में। ये आपके एमसीक्यू मैंने कवर करा दिए। अब चलो देखते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, इसको भी करते हैं सर ताकि जीएसटी का कंप्लीट हो जाए। ठीक है, चलो ध्यान दो। चलो अब क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं सर, डिस्क्रिप्टिव वाले, और कंप्लीट करते हैं जीएसटी को। ठीक है, बहुत सिंपल है, लेट्स स्टार्ट। मैंने बताया था सर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में कभी भी पहले नीचे जाके पढ़ा करो कि वो आपसे चाहता क्या है सर। वो आपको ये बोल रहा है सर कंप्यूट द मिनिमम जीएसटी पेबल इन कैश, आपको जीएसटी पेबल इन कैश लेना है, और सर मेक सुटेबल एजम्पशंस एज रिक्वायर्ड, जहां भी एजम्पशन लगेगा वहां पर आप एजम्पशन ले सकते हो। आओ पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सर ये पूरा क्वेश्चन है टोटल जीएसटी पेबल वाला क्वेश्चन, तो मैंने इसका एक फॉर्मेट भी सिखाया सर। रिविजन लेक्चर्स जो अपलोड हुए हैं सर, अरे यार जो रिविजन लेक्चर्स अपलोड हुए हैं उसमें भी आप देख सकते हैं सर, मैंने ये फॉर्मेट सिखाया है। आप चाहो तो इस फॉर्मेट को फॉलो कर सकते हो एग्जाम के लिए। सर ऊपर तो वही लिखा होगा कंप्यूटेशन ऑफ नेट जीएसटी पेबल जो आप लिखते हो सर, ठीक है। बाकी ये फॉर्मेट से बनाओगे तो एग्जाम में आसान रहेगा, ठीक है। इसको लिखते हैं वैल्यू, इसको लिखते हैं सीजीएसटी, इसको लिखते हैं एसजीएसटी, और इसको लिखते हैं आईजीएसटी। ठीक है, यहाँ लिखते हैं पर्टिकुलर्स, पढ़ते जाएंगे पोस्टिंग करते जाएंगे सर, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। पहला दिया हुआ सर, विष्णु प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट कोलकाता हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ फेब। सर ये फेब मंथ हमारे लिए बहुत काम का होता है। देखो क्या लिखा हुआ है, interstate supply of taxable goods including 1 lakh received as advance in January. The invoice for the entire sale value is issued on 15 Feb. हम पढ़ के आए सर कि गुड्स के केस में एडवांस पेमेंट में टाइम ऑफ सप्लाई नहीं होता है सर, तो इस केस में इनवॉइस वाला डेट होता है। लिख लेते हैं इसको, इंटरेस्ट रेट है, तो इसको पहले हेडिंग डालेंगे सर आउटवर्ड की डिटेल। आउटवर्ड में सबसे पहला है इंट्रा स्टेट, इसमें जाएगा सर 4 लाख, अरे यार क्या हो गया इन राइटिंग को सर, 4 लाख, ठीक है। इसमें सर वही 99%, क्योंकि जनरली वही होता है सर, फिर भी एक बार श्योरिटी के लिए देख लेते हैं, ये यही होता है सर 9, 9 और 18, ठीक है। चलो अगला पॉइंट पढ़ते देखो, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम अ कंपोजिशन डीलर। सर क्रेडिट मिलती ही नहीं है कंपोजिशन के केस में, सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 ब्लॉक क्रेडिट। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ लेबर कॉन्ट्रैक्ट फॉर रिपेयरिंग अ सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट। सर अगर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन होता तो एग्जाम कर देता सर, रिपेयरिंग है टैक्सेबल हो गया सर, तो इसको एक काम करते हैं अपन, लिख लेते हैं रिपेयर, कितना 1 लाख, इसका 9% है 9,000 डैश। अगला देखो, ठीक है, ये इंटरेस्ट रेट ट्रांजेक्शन थे। अगला देखो, मेंबरशिप ऑफ अ क्लब अवेल फॉर एम्प्लॉयज वर्किंग इन अ फैक्ट्री। सर ये ब्लॉक क्रेडिट है, सेक्शन 17(5) में ब्लॉक हो जाता है, तो कुछ नहीं होने वाला इसका। अगला, गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विसेज रिसीव फ्रॉम अ जीटीए, जीटीए एक्सरसाइज द ऑप्शन टू पे टैक्स एट द रेट ऑफ 12%। सर जीटीए फॉरवर्ड चार्ज चल रहा है, फॉरवर्ड चार्ज चल रहा है जीटीए वाला, तो मेरे को तो क्रेडिट मिलेगी ना, उसने अपना आउटवर्ड दिखाया, मेरा तो इनवर्ट, तो मेरे लिए तो क्रेडिट। एक काम करते हैं, थोड़ा सा जगह छोड़ देते हैं और इनवर्ड लिख लेते हैं, इनवर्ड में जीटीए वाला लिख लेते हैं सर, और 2 लाख रुपए। अच्छा एक खास बात आप ध्यान दो, ये खुद से सामने से 12% बोला है, तो अपने मन से 18 मत करके आ जाना, ठीक है। कई स्टूडेंट होते हैं सर आईजीएसटी में 18 बोला तो 18 ही कर देते हैं, हो जाती है एग्जाम में गलती। इंटरस्टेट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। सर अब ये ट्रेनिंग से रिलेटेड कुछ नहीं बताया है कि रिक्रिएशनल ट्रेनिंग है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के थ्रू है, रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी के लिए, कुछ नहीं बताया है, तो ये नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल है तो टैक्सेबल है सर। अगर एग्जामेशन वाला होता तो एग्जाम भी कर देते सर, ये तो नॉर्मल ट्रेनिंग है, कहीं कुछ बताया नहीं है सर। तो इंटरस्टेट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ ट्रेनिंग, इंटरस्टेट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है ट्रेनिंग की, तो ट्रेनिंग वाली बात ये आएगी, कितना 10,000, इंटर स्टेट है सर 1800। आगे बढ़ते हैं, इंटर स्टेट सर्विसेज प्रोवाइडेड टू भारत हायर सेकेंडरी स्कूल फॉर देयर एनुअल डे फंक्शन ऑर्गेनाइज्ड इन कमान ऑडिटोरियम।
आउटसाइड द स्कूल प्रीमाइसेस, सर अगर यही चीज स्कूल के अंदर सिक्योरिटी सर्विसेज होती ना सर, तो हम छोड़ देते, एग्जाम पे जाती सर, बट ये आउटसाइड द स्कूल हो गई सर, टैक्सेबल हो गया स्कूल। सर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोग एग्जाम में शॉर्ट में मत करना, नहीं तो वो सर मार्क्स में शॉर्ट कर देगा सर, ठीक है, मत करना। 2700, ठीक है, आगे बढ़ते सर। इनपुट टू बी रिसीव्ड इन 4 लॉट्स, आउट ऑफ विच सेकंड लॉट हैज बीन रिसीव्ड ड्यूरिंग द मंथ। सर सेक्शन 16 में हमने पढ़ा जब लास्ट लॉट रिसीव होता है तब क्रेडिट मिलती है सर। द कंपनी हैज द फॉलोइंग आईटीसी एट द बिगिनिंग ऑफ द टैक्स पीरियड, ओपनिंग आईटीसी दिया हुआ है सर, ओपनिंग आईटीसी यहां दिया हुआ है 57,000 और यहां दिया हुआ है सर 50,000। मेरे ख्याल से और कुछ तो नहीं है, बोथ इनवर्ड आर एक्सक्लूसिव, ठीक है ठीक है ठीक है। द टर्नओवर ऑफ विष्णु प्राइवेट लिमिटेड वाज 2.5 करोड़ इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, ये आदमी कंपोजिशन वाला नहीं है, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट, अब कंप्यूट कर लेते हैं इसको, फाइनली टोटल करते हैं सर। ये आ जाएगा 45, ये आ जाएगा 45, ये आ जाएगा 4500, ठीक है। हाँ फिर ये आ जाएगा 57, ये तो डैश, अच्छा ये ए है ना, ठीक है। ये हो जाएगा सर 74, ये बी है, तो हम क्या करेंगे सर, ए माइनस बी, तो ये आ जाएगा सर 12,000, क्रेडिट पड़ी है। ये 45,000 पेबल निकल रहा है सर, और ये तो करना पड़ेगा 4500 माइनस 74,000, तो ये 69,500 की क्रेडिट पड़ी है हमारे पास। सर आईजीएसटी को क्या हम एस से यूज कर सकते हैं? हाँ सर यूज कर सकते हैं, तो यहां लिख लेते हैं 69,500, पूरा तो यूज ही नहीं हो पाएगा, क्यों पूरा लिख दिया मैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे सर 45,000, ठीक, यहाँ लिख लेंगे 45,000 नेगेटिव में क्योंकि क्रेडिट एडजस्ट किए, तो सर ये तो 12,000 की क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड कर लो, ये हो गया डैश, और इसको कर लेते हैं 24,500, इतने की क्रेडिट हमारे पास और पड़ी हुई है सर, समझ आया, बैठा दिमाग में। तो नेट जीएसटी पेबल तो कुछ आ ही नहीं रहा है सर आपका, कुछ और बचा तो नहीं है, नहीं नेट जीएसटी पेबल कुछ आएगा ही नहीं, समझ आया क्वेश्चन सबको, बैठा दिमाग में ये कैसे सॉल्व हुआ। अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, मेरे हिसाब से बन जाना चाहिए था सर स्टूडेंट से, कहीं अटकने वाली बात तो इसमें नहीं थी, ठीक है, आई होप। देखो चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो, देखो क्वेश्चन 2 क्या बोलता है, पहले आके नीचे पढ़ो। कंप्यूट द जीएसटी लाइबिलिटी बोला सर, SGST, CGST, IGST as the case may be of Gulati Limited for the given month, assuming that the rate of taxes to be as under, ये सब दिया हुआ है, make suitable assumptions wherever needed, ठीक है। आओ भाई, Gulati Limited, a registered supplier in Mumbai, Maharashtra, has supplied goods to Mridul Traders and Kalu Motors, located in Ahmedabad, Gujarat and Pune, Maharashtra, respectively. Gulati Limited has furnished the following detail for the current month. देखो भाई, प्राइस ऑफ द गुड्स एक्सक्लूडिंग जीएसटी 10,000, पैकिंग चार्जेस ऐड होते हैं, कमीशंस ऐड होते हैं सर, ठीक है। इसके बाद कालू मोटर्स का भी दिया हुआ है प्राइस ऑफ द गुड्स, ठीक है, वेटिंग चार्जेस ऐड होते हैं, डिस्काउंट फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट सर, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, ये सब माइनस होते हैं सर, तो ये माइनस हो जाएगा। आइटम गिवन इन द पॉइंट 225 आर नॉट कंसिडर्ड व्हाइल अराइविंग एट द प्राइस ऑफ द गुड्स, तो सर ये तो एडजस्टमेंट 11,000, ये आ जाएगा 31,000, सर इस पे जीएसटी लगाना है। अब देखो सर, ये बंदा है मुंबई का, ठीक है, सप्लायर इन मुंबई, और वो सप्लाई किया है, एक मिनट कहा गया, एज सप्लाई टू मृदुल एंड कालू मोटर्स लोकेटेड इन अहमदाबाद एंड पुणे महाराष्ट्र रिस्पेक्टिवली, तो सर मृदुल वाला जो हो जाएगा वो सर गुजरात का है, ठीक है, महाराष्ट्र से गुजरात गया है, और दूसरा महाराष्ट्र से महाराष्ट्र है, तो एक में सर आईजीएसटी लगेगा, एक में सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, सर स्टेट चेंज हो जाएगा ना सर, आ रहा है समझ, एक गुजरात और महाराष्ट्र है, एक तो महाराष्ट्र के अंदर ही चल रहा है सर, आई बात समझ।
सिंपल इजी क्वेश्चन था, मेरे को नहीं लगता इस क्वेश्चन में कुछ इतना खास लगा सर। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ध्यान दो। देखो क्वेश्चन 2 क्या बोलता है, पहले नीचे आके पढ़ो। कमेंट ऑन द टैक्सेबिलिटी और अदरवाइज ऑफ द अबव ट्रांजैक्शन अंडर जीएसटी लॉ, ऑल्सो स्टेट द करेक्ट लीगल प्रोविजन फॉर द सेम। लीगल प्रोविजन भी बताना है, करेक्ट इनकरेक्ट खेल के खत्म मत कर देना। नाथ सर्विस लिमिटेड रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इज एंगेज इन प्रोवाइडिंग वेरियस सर्विसेज टू गवर्नमेंट। ओ माय गॉड, आप समझ रहे हो इस बात का मतलब? ये पूरा एग्जेम्पशन चैप्टर से खेल दिए सर इन्होंने। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट बाय गवर्नमेंट, याद है बहुत बड़ी लिस्ट होती थी, बहुत सारी चीजें होती थी याद करने की। द कंपनी प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल। देखो, सप्लाई ऑफ मैन पावर फॉर क्लीननेस ऑफ अ रोड नॉट इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ गुड्स, प्योर लेबर सर्विस, प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट जो होते थे सर वो एग्जेम्प्ट हैं। आप पढ़ना सर, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट में। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय फेयर प्राइस शॉप, फेयर प्राइस शॉप जैसे ही पढ़ा मुझे याद आया सर एग्जेम्प्ट है। ठीक है, आगे देखो। सर्विसेज ऑफ मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रीट लाइट इन अ म्युनिसिपल एरिया इन्वॉल्विंग रिप्लेसमेंट ऑफ अ डिफरेंट लाइट्स। एक तो मेंटेनेंस भी है, दूसरा रिप्लेसमेंट भी है, एंड अदर स्पेयर्स अलोंग विद द मेंटेनेंस। जनरली रिप्लेसमेंट ऑफ डिफरेंट एंड अदर स्पेयर्स कंट्रीब्यूट 35% ऑफ द सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सर अगर 25% तक रहता, पहली बात तो ये कंपोजिट सप्लाई, और कंपोजिट सप्लाई के केस में अगर 25% ही रहता तो ये एग्जेम्प्ट हो जाता। ये तो 25 से ज्यादा हो गया सर, तो ये 35 है, तो उस केस में ये टैक्सेबल कैटेगरी में आ जाएगा। सर गवर्नमेंट वाली सर्विसेज जो एग्जेम्पशन वाली है ना, वो अच्छे से पढ़ा हुआ होना चाहिए तभी ये बनेगा सर। सर्विसेज ऑफ ब्रोशर डिस्ट्रीब्यूशन provided under a training program for which 70% of the total expenditure is borne by the government। सर हमने 75% की लिमिट पढ़ी है, 75% और मोर अगर गवर्नमेंट बियर करती है तो एग्जेम्प्ट होता है सर। ये तो 75 से कम है तो ये टैक्सेबल है। अच्छा क्वेश्चन है सर, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन अच्छे से पूछा है सर। ठीक है, बहुत अच्छे से एग्जामिनेशन आना चाहिए तभी बनेगा वो। अगला देखो। Mr. Shubh, Director of Star Company Private Limited, provides services to the company for remuneration of 1,25,000। Briefly answer whether the GST is applicable in the below mentioned independent cases. If yes, who is liable to pay GST? ठीक है भाई। Mr. Shubh is an independent director of a state company private limited and not an employee of the company। भाई independent है, reverse charge की applicability हो गई सर। Independent director, non executive director सर, और तीसरा है नॉमिनी डायरेक्टर। ये लोग सर कंपनी के एम्प्लॉइज नहीं माने जाते, तो उस केस में सर ये लोग रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल होंगे सर। याद करो रिवर्स चार्ज में हम पढ़ के आए। मिस्टर शुभ इज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इज एन मतलब कौन पे करेगा, कंपनी पे करेगी। ठीक है, मिस्टर शुभ इज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इज एन एम्प्लॉई ऑफ द स्टार प्राइवेट लिमिटेड। आउट ऑफ द टोटल रेम्युनरेशन अमाउंटिंग टू रुपीज 1,25,000, 60 has been declared as salary in the books of स्टार कंपनी प्राइवेट लिमिटेड एंड सब्जेक्टेड टू टीडीएस। तो 60,000 में तो कोई बात ही नहीं होती जीएसटी की, क्योंकि शेड्यूल 3 से बाहर हो जाएगा वो। However, 65,000 has been declared separately other than salaries in the Star Company Private Limited accounts and subjected to TDS under section 194J। J बोले तो प्रोफेशनल, याद है ना, प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज, तो ये अदर देन सैलरी है। इसमें क्या टीडीएस, टीडीएस बोल रहा हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें क्या रिवर्स चार्ज की बात आएगी? यस सर, रिवर्स चार्ज की बात आ जाएगी सर। ठीक है, क्योंकि ये अदर देन एम्प्लॉयमेंट है सर, प्रोफेशनल सर्विसेज है। समझ आया? इजी क्वेश्चन था, अच्छा था, बट सिंपल इजी क्वेश्चन आपसे कंसेप्चुअली चेक कर रहे हैं कितना कनेक्ट कर पा रहे हो सर। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान दो। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है सर, एग्जामिन वेदर द सप्लाई ऑफ गुड्स इज लायबल टू गेट रजिस्टर्ड इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। आपको बताना है सर कि क्या सप्लायर लायबल टू रजिस्टर्ड है कि नहीं। ओम साई बिल्डर ऑफ रोहिणी, दिल्ली इज एक्सक्लूसिवली एंगेज इन द इंटरेस्टेड सप्लाई ऑफ बिल्डिंग ब्रिक्स। सर बिल्डिंग ब्रिक्स का एक्सक्लूसिव सप्लाई कर रहे हैं। नॉर्मली अगर एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स होता है तो उस केस में 40 लाख की लिमिट है, बट सर ये एक्सेप्शन है सर, जहां पर 40 लाख की लिमिट अप्लाई नहीं होती है सर। और इसका एग्रीगेट टर्नओवर किससे एक्सीड कर रहा है, 20 लाख से ज्यादा। इस केस में जो टर्नओवर की लिमिट अप्लाई होती है वो 20 लाख की होती है। तो उस केस में सर यहां पर इस पर्सन को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, क्योंकि इसका टर्नओवर एक्सीड कर गया 20 लाख से ज्यादा। इसके ऊपर 40 लाख की लिमिट अप्लाई नहीं होगी। आई बात समझ? आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट देखो। हुकुम चंद of Himachal Pradesh is exclusively engaged in the intrastate taxable supply of footwear. His turnover in the current financial year from Himachal showroom is 32 lakh.
एंड ही हैज अनदर शोरूम इन नागालैंड। अरे बाप रे, नागालैंड गया रे। विद अ टर्नओवर ऑफ 11 लाख। सर नागालैंड के लिए लिमिट क्या है सर? 10 लाख की लिमिट है। तो इस केस में सर ये पर्सन को क्या रजिस्टर करना पड़ेगा? यस सर, और दोनों जगह रजिस्टर करना पड़ेगा, क्योंकि हमने बोला था सर कम वाली लिमिट अप्लाई हो जाती है, तो 10 लाख की लिमिट अप्लाई हो जाएगी, अब इसको दोनों जगह रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखो। Mr. Mehta is engaged in the business of trading of books. He is eligible for compulsion scheme and has opted for the same. He seeks your advice for the records which are not required to be maintained by him as a compulsion taxable person, which are not अरे यार ये मैं काट क्यों दिया? Which are not required to be maintained by him. नॉट रिक्वायर्ड, क्या क्या नहीं मेंटेन करना पड़ेगा? एक डिटेल ऑफ स्टॉक्स रहता है, एक आईटीसी की डिटेल्स, इसको मेंटेन करना नहीं पड़ता सर। ये अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स चैप्टर से पूछा है सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया। And event management company providing services for organizing a sporting event for a sports federation which held in multiple states. What will be the place of supply of service? सर इवेंट के केस में हम सिंपल बोलते हैं, अगर सामने वाला रजिस्टर्ड है तो जिस जगह रिसिपिएंट है वही माना जाएगा सर। अगर सर सामने वाला रजिस्टर्ड नहीं है तो सर जहां जहां इवेंट हो रहा है वहां वहां माना जाएगा। अब यहाँ तो मल्टीपल स्टेट्स में, तो मल्टीपल स्टेट्स में प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये, इससे रिलेटेड आरटीपी में भी क्वेश्चन है सर, जरूर देख के जाना। प्लेस ऑफ सप्लाई पूछा। डिस्कस टैक्सेबिलिटी ऑफ शेयर्स है सर, ये तो अभी लेटेस्ट सर्कुलर आई है सर, लेटेस्ट जो सर्कुलर आई है उसका क्वेश्चन है कि होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी जो शेयर्स हेल्ड करती है उसका क्वेश्चन है। हाउ अ रिटर्न कैन बी रिवाइज आफ्टर फाइलिंग ऑफ द सेम इफ द सम चेंजेस आर रिक्वायर्ड टू अमेंड? सर जीएसटी है ये, रिटर्न रिवाइज नहीं होती सर, इसमें अमेंड होती है, आप अमेंड कर सकते हो। और अमेंड करने के लिए भी टाइम पीरियड है सर, 30 नवंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, दोनों में विचएवर इज अर्लियर, तब तक आप अमेंड कर सकते हो। रिवाइज वाली बात ही नहीं होती जीएसटी में। आया समझ? ये मैंने आपको जीएसटी की एमटीपी पूरी सॉल्व करा दी सर, मेरे साथ बने रहो, सब कुछ यही हो जाएगा कवर। टैक्स में मैं आपके साथ हूँ सर, प्रोवाइडेड आप भी मेरे साथ रहो। फ्रेंड्स को शेयर करो, लाइक करो सर। पहले अपन एमटीपी सॉल्व करते हैं, सबसे पहले सॉल्व करते हैं ताकि आपको सबसे ज्यादा इसका फायदा मिल सके। छोटी छोटी बातें जो मैं एमटीपी सॉल्व करते टाइम, आरटीपी सॉल्व करते टाइम बताता हूँ, सिखाता हूँ, वो सब आपके दिमाग में बैठ जाए। सुने हुए रहोगे तो ध्यान एग्जाम में ज्यादा रहेगा सर। फ्रेंड्स को शेयर करना बहुत काम की चीज है सर, लाइक करना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। अभी मैराथन और रिविजन लेक्चर्स डेली बेसिस में आते रहेंगे, ठीक है, चलो, थैंक यू फ्रेंड्स।